हेलो एवरीवन, दांगी एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। रीट की परीक्षा की डेट भले ही आगे बढ़ चुकी है, लेकिन हमें हमारी तैयारी को बीच में नहीं छोड़ना है कि डेट आगे बढ़ चुकी है, अभी दिन है। आपको ये और ज़्यादा मौका मिल गया है आपकी तैयारी को बेहतर करने का, इसलिए लगातार तैयारी करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लगाइए, मॉडल क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए। तो इस एकेडमी पर भी आपको अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए मॉडल टेस्ट पेपर या मॉडल क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में आप बाल विकास तथा शिक्षा शास्त्र के क्वेश्चन को देखेंगे। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसी टाइप के वीडियो के लगातार अपडेट पाने के लिए चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी नए मॉडल क्वेश्चन पेपर का वीडियो अपलोड हो तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करना मत भूलिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं बाल विकास तथा शिक्षा शास्त्र के क्वेश्चन। पहला प्रश्न है, किशोर अवस्था के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? किशोर अवस्था में प्रतिभा प्रदर्शन के अवसरों की प्रतिकूलता के कारण द्वंद्व पैदा होता है। इसे मनोवैज्ञानिकों ने नए कौशल व क्षमताओं के विकास की दृष्टि से स्वर्णकाल कहा है। किशोर अवस्था को रोस ने शिशुअवस्था का पुनरावर्तन काल कहा है। किशोर अवस्था को वैलेंटाइन ने अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय कहा है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि कथन असत्य बताना है। तो पहले आप शट आउट कर लीजिए कि कौन कौन से कथन सत्य है। तो ये तो है कि यहाँ पर क्योंकि जो किशोर होता है उसमें अनेक प्रतिभाएं धीरे धीरे विकसित होती जाती हैं, इसलिए उनमें जो प्रतिभा का वो प्रदर्शन नहीं कर पाता है, उसको अवसर नहीं मिल पाता है, इसलिए उसमें द्वंद्व पैदा होता है। तो सही है। दूसरा ऑप्शन क्या है कि जो मनोवैज्ञानिक है उन्होंने इसे नए कौशल और क्षमताओं की विकास की दृष्टि से स्वर्णकाल कहा है, ये गलत ऑप्शन हो जाएगा। तो आंसर नंबर 2, इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, क्योंकि जो मनोवैज्ञानिक है उन्होंने बाल्यावस्था को नए कौशल और क्षमताओं के विकास की दृष्टि से स्वर्णकाल कहा, क्योंकि जो बाल्यावस्था उसमें जो बच्चा होता है या जो बालक होता है वो हमेशा सीखने के गुण ज़्यादा रखते हैं, यानी आप उसको जो भी सिखाओगे वो बहुत फास्ट उसको गेन कर लेगा। मैकडूगल ने कितने संवेगों का वर्णन किया है? 10, 14, 21 या 28? तो मैकडूगल ने 14 संवेगों का वर्णन किया है। तो देखिए जो डेफिनेशन है या जो किसी का क्लासिफिकेशन पूछ रहा है वहाँ तो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस डायरेक्टली सॉल्व करने पड़ेंगे नहीं। इसके लिए पहले आपको पूरा मनोविज्ञान के जो जो टॉपिक है उनसे आप अच्छे से रीड कर लीजिए। मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड करवाऊँगी, साथ ही उसकी PDF भी टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूँगी, जिससे आप डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से इसको पढ़ सकते हैं सारे कि किसने कौन सी परिभाषा दी है, किसके द्वारा कितने संवेग दिए गए हैं। तो जल्दी आप लोगों को वो इस एकेडमी पर वीडियो मिल जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा रागात्मक संवेग पॉजिटिव इमोशन नहीं है? क्रोध, प्रेम, दया या मित्रता? तो देखिए क्रोध क्या है? पॉजिटिव इमोशंस नहीं है, तो आपको इजीली समझ में आ चुका होगा। थार्नडाइक की उद्दीपन अनुक्रिया यानी जो प्रयास और त्रुटि सिद्धांत में थार्नडाइक द्वारा कितने प्राथमिक नियमों की व्याख्या की गई है? तो यहाँ पर उन्होंने 3 नियमों की व्याख्या की है, तत्परता, अभ्यास और संतोष का नियम या प्रभाव का नियम। तो इसके साथ में उन्होंने दंड और पुरस्कार को भी आवश्यक बताया है कि यदि कोई व्यक्ति या कोई भी जो बालक यदि किसी कार्य को नहीं करता है तो पहले उसके मन में थोड़ा सा उसके लिए डर भी पैदा करना पड़ेगा और नेक्स्ट टाइम से वो उस कार्य को तत्परता से करे तो इसके लिए पुरस्कार भी उसे देना होगा। अगला क्वेश्चन है, किस सिद्धांत की यह मान्यता है कि ज्ञान या अधिगम की प्राप्ति किसी समय के समग्रता के साथ प्रत्यक्षीकरण व समाधान के लिए तर्क व समझ से उपयोगी होती है? तो ये गेस्टाल्ट का सिद्धांत है। इन्होंने इसलिए अंतर्दृष्टि और सूझ के सिद्धांत से भी इस सिद्धांत को माना जाता है, यानी तर्क और समझ से उसका उपयोग होता है। अब बताना है आपको कि निम्न में से कौन सा तत्व अधिगम को प्रभावित करने वाला धनात्मक कारक नहीं है? क्वेश्चंस को हमेशा इसको हमें अच्छे से रीड करना है। किसी में देखिए धनात्मक कारक नहीं है या धनात्मक कारक है, इस टाइप से बहुत पूछा जाता है। रोचक विधियों का प्रयोग अधिगम हेतु उचित वातावरण, नीरस विषय वस्तु या सशक्त अभिप्रेरणा? तो देखिए रोचक यानी पॉजिटिव इंप्रेशन हो रहा है, उचित वातावरण भी उसको पॉजिटिव इंप्रेशन दे रहा है, सशक्त अभिप्रेरणा भी। अब नहीं है या नकारात्मक कौन है? तो वो है नीरस विषय वस्तु। तो ये आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। किसने कहा अभिप्रेरणा सीखने का सर्वोच्च राजमार्ग है? तो ये कथन स्किनर का है। आनुभाविक अधिगम है तो बालक के अनुभव के माध्यम से घटित अधिगम है अनुभाविक अधिगम। भग्नाशय या कुंठा का कारण नहीं है। आवश्यकता पूर्ति में बाधा, सामाजिक उपेक्षा या प्रताड़ना, सामयिक दृढ़ता का अभाव
या अनपेक्षित सफलता। तो भग्नाशय या कुंठा का अनापेक्षिक सफलता कारण नहीं, क्योंकि जब असफलता मिलेगी तभी कुंठा होगी, लेकिन यहाँ तो आप अपेक्षा ही नहीं कर रहे थे फिर भी आपको सफलता प्राप्त हो चुकी, तो ये कुंठा का कारण नहीं है। चिंतन की विशेषताएं बताइए। तो चिंतन एक कौशल है, एक वाद विभाग है और एक मध्यस्थ प्रक्रिया भी, यानी ये सारे ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएंगे। चित्रपूर्ति परीक्षण से बालक की किस प्रतिभा के बारे में अनुमान लगाया जा सकता है? समायोजन, सृजनात्मकता, सामाजिकता, अधिगम स्तर। तो जो गिलफोर्ड के द्वारा ये बताया गया है चित्रपूर्ति परीक्षण, और उन्होंने इसमें बताया है सृजनात्मक परीक्षण का एक उपाय बताया है। वाइनलैंड सामाजिक परिपक्वता मापने का प्रयोग किस लिए किया जाता है? प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान के लिए, मंदबुद्धि बच्चों की पहचान के लिए, कुसमायोजित बच्चों की पहचान के लिए, या सभी? तो जो वाइनलैंड है उन्होंने एक विधि बताई थी, एक मापनी प्रयोग बताया था सामाजिक परिपक्वता, तो इसका प्रयोग मंदबुद्धि बच्चों की पहचान के लिए किया जाता है। बालक की कुंठा या भग्नाशा को दूर करने के लिए शिक्षक के द्वारा उठाया जाने वाला सर्वोत्तम कदम है, यानी सबसे अच्छा कदम क्या है जिससे वो बच्चे के मन में उठ रही कुंठा और उसकी भग्नाशा को दूर कर सके? तो देखिए, ऐसे बालक की भग्नाशा के कारण को जान लिया जाए और फिर उसके माता पिता को भी निर्देशन दिया जाए। बालक को नियमित कक्षा से पृथक कर व्यक्तिगत निर्देशन में रखना, बालक को नियमित कक्षा के साथ साथ व्यक्तिगत अनुदेशन द्वारा मदद करना, या उपयुक्त सभी। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि यदि आपने कारण जान लिया और उसके माता पिता को निर्देश देंगे, अब ये इसमें श्योरिटी नहीं है कि बच्चे की मन की भग्नाशा दूर हो जाए। अब यदि आप उसको कक्षा से अलग कर दोगे तो उसके मन में और कुंठा उत्पन्न हो जाएगी। जबकि तीसरा क्या है कि आप नियमित कक्षा के साथ साथ उसको क्या कर रहे हैं, रेगुलर क्लास दे रहे हैं, तो उसको कभी मन में ये फील नहीं होगा कि मैं अलग हूँ, और फिर उसको अलग से भी हम थोड़ा सा अनुदेश दे सकते हैं, उसे समझा सकते हैं, तो धीरे धीरे वो बालक के मन की जो कुंठा है या भग्नाशा है वो दूर हो जाएगी। तो शिक्षक के लिए सर्वोत्तम कदम है। बालक में सृजनशीलता का विकास विद्यालय शिक्षा अहम उद्देश्य होना चाहिए, क्योंकि इसमें बालकों का बौद्धिक संबलीकरण होता है, इससे समक्ष संवर्धन होता है, इसमें अधिगम संवर्धन होता है, या सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा सभी। असमायोजन का पारिवारिक कारण नहीं है। संयुक्त परिवार, निम्न आर्थिक स्तर, माता पिता की उच्च महत्वाकांक्षा, या असुरक्षा की भावना। तो देखिए, कभी भी संयुक्त परिवार असमायोजन का पारिवारिक कारण नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि जब भी संयुक्त परिवार में रहने से ऐसा नहीं है कि व्यक्ति समायोजित नहीं होगा। हाँ, ये हो सकता है कि उस परिवार में यदि रेगुलर झगड़े होते हों तो वो असमायोजन का कारण बन सकता है। अगला प्रश्न है, एक कक्षा में दबंग जाति के कुछ बच्चे कक्षा का अनुशासन भंग करते हैं। यानी एक कक्षा में दबंग जाति के कुछ बच्चे कक्षा का अनुशासन भंग करते हैं, इससे निपटने के लिए विद्यालय द्वारा किए जाने वाला उचित उपाय है। यानी क्या विद्यालय इसके लिए उचित उपाय कर सकता है? ऐसे सामाजिक तत्वों को दंडित करना, ऐसे बच्चों को विद्यालय से निष्कासित करना, बच्चों की उद्दंडता के लिए निवारण के लिए उनको अभिभावकों के साथ मिलकर बैठकर हल निकालना, या ध्यान नहीं देना। तो यहाँ पर हो जाएगा कि जो भी बच्चे उद्दंडता कर रहे हैं उसका निवारण करने के लिए पहले उनके पेरेंट्स को बुलाया जाए और फिर उनके साथ बैठकर ही इस समस्या का हल निकाला जाए। किस मनोवैज्ञानिक ने शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टि से व्यक्तियों में भेद किए हैं? तो ये वर्णन ने किए हैं। निबंधात्मक परीक्षण का क्या दोष होता है? कि अभिव्यक्ति क्षमता का तथ्यात्मक ज्ञान का मूल्यांकन न होना, विश्वसनीयता का अभाव, प्रश्न पत्र निर्माण में सुगमता, बालकों की वास्तविक प्रगति का ज्ञान। तो देखिए यहाँ पर होता है कि इसमें विश्वसनीयता का अभाव होता है, क्योंकि जो निबंधात्मक परीक्षण होता है उसमें जितने भी व्यक्तियों पर ये अप्लाई किया जाता है या जितने भी विद्यार्थियों पर, उनमें जो परीक्षण लेने में जो अंकों का निर्धारण किया जाता है उसमें समानता नहीं रहती है, इसलिए इसमें विश्वसनीयता नहीं रहती है। चयन प्रश्न छात्रों की चयन करने की योग्यता का मापन करते हैं, इसलिए इन्हें निम्न नाम से भी जाना जाता है। तो इन्हें अभिज्ञान प्रश्न के नाम से जाना जाता है। शिशुअवस्था में बच्चे के सिर व उसके शरीर में क्या अनुपात होता है? क्योंकि आपने देखा होगा कि जो भी वयस्क व्यक्ति है उसके पूरे शरीर के अनुपात में जो पूरा शरीर उसका जो सिर होता है छोटा होता है, जबकि बच्चों में सिर बड़ा होता है पूरे शरीर के अनुपात की तुलना में। तो ये अनुपात पूछा है, तो देखिए उसका जो अनुपात होता है वो होता है 1:4, क्योंकि शिशुअवस्था में बच्चे का सिर उसके शरीर के अनुपात से बहुत बड़ा होता है और यह उसके शरीर का 1/4 होता है, जो वयस्क अवस्था में जाकर 1/8 रह जाता होगा। किसी सीखे गए कार्य या व्यवहार की आवृत्ति क्या कहलाती है?
तो ये कहलाती है आदत। जैसे आपने कोई कार्य सीखा और उसे अपने व्यवहार में अपना लिया, तो आप रेगुलर कर रहे, तो हम यही कहेंगे कि मुझे इस कार्य को करने की आदत हो गई है, क्योंकि उसे हमने अपने व्यवहार में अपना लिया। तो इसका आंसर हो जाएगा आदत, यानी ऑप्शन नंबर 3। वाक्य या कहानी की पूर्ति परीक्षण के जनक हैं, तो इसके जनक है पायने व टेलर। तो उन्होंने इस परीक्षण में छात्र को कुछ अधूरे वाक्य दिए और फिर उनसे कहा कि इसे पूरा कीजिए, जो अधूरे वाक्य हैं उन्हें पूरा कीजिए, और इसी से उनके व्यक्तित्व का पता चल गया उनको कि किस टाइप से बच्चे अधूरे वाक्य को पूर्ण कर रहे हैं। शिक्षक अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधान के अनुसार किसी प्राथमिक विद्यालय में न्यूनतम कितने शिक्षकों का प्रावधान है? तो यहाँ पर कम से कम किसी भी प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार 2 शिक्षक होना कंपलसरी है। किसके अनुसार व्यक्ति के संगठित व्यवहार का संपूर्ण चित्र होता है? तो डैशिल के अनुसार। टर्मन व मेरोल द्वारा बुद्धि लब्धि के आधार पर बालकों के कितने भेद किए गए हैं? तो बालकों के 10 भेद किए गए हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार शिक्षक के प्रति सप्ताह कार्य घंटों की न्यूनतम संख्या होगी, यानी एक शिक्षक को प्रति सप्ताह कितने घंटे न्यूनतम कार्य करना होंगे? तो वो है 45 घंटे। निम्न में से असमायोजित बालक है? कक्षा से भाग जाने वाला बालक, न्यून शैक्षिक उपलब्धि वाला बालक, अपराधी बालक या सभी। तो देखिए सभी असमायोजन के ही प्रकार है कि जो बच्चा समायोजित नहीं हो पा रहा है, वो कक्षा से भाग जा रहा है, कम शैक्षिक उपलब्धि है तो भी वो समायोजित नहीं कर पाता, उसके मन में कुंठा उत्पन्न हो जाती है, और एक अपराधी बालक। एक बालक गृह कार्य करके ना लाने के कारण स्वयं की गलती ना बताकर नोटबुक गुम हो जाने का बहाना करता है। तनाव दूर करने के इस उपाय को कहा जाएगा? औचित्य स्थापन, आत्मीकरण, प्रत्यावर्तन या पलायन। तो इसे औचित्य स्थापन कहा जाएगा। बालकों की सृजनात्मकता मापने के लिए उचित मापन परीक्षण है? चित्रपूर्ति परीक्षण, वृत्ति परीक्षण, उत्पाद सुधार या उपयुक्त सभी। तो ये सारे परीक्षण सृजनात्मकता मापने के लिए उचित परीक्षण है, तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में विद्यालय संचालन के लिए गठित प्रबंधन समिति में कितने सदस्य माता पिता या संरक्षक में से होने चाहिए? तो जो भी समिति बनाई जा रही है उसमें कम से कम 75% सदस्य माता पिता या संरक्षक में से होने चाहिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में अगले मॉडल क्वेश्चन पेपर के साथ